नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। हर साल की तरह दिवाली से जस्ट पहले बिस्तक की ये पहल रहती है कि वो बाजार के बड़े इन्वेस्टर्स से आपकी मुलाकात कराए और हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि बाजार जिन स्तरों पर खड़ा है क्या वहां से और तेजी बढ़ सकती है, मार्केट का आउटलुक क्या है। अभी तो बाजार है नर्वस, लेकिन क्या ये एक बेहतरीन मौका है इन्वेस्ट करने के लिए। और हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं वो बेहद ही खास हैं। मधुसूदन केला जी, एमके वेंचर्स के फाउंडर, हमारे साथ मौजूद हैं। मधु सर नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार, नमस्कार रजत। Happy Diwali to you, to entire all your colleague and to all your viewers. I just pray that the new years should be a new नया साल आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए, बहुत खुशहाली लेके आए। थैंक यू। सर, बिस्तक की पूरी टीम की ओर से और हमारे तमाम व्यूअर्स की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस, क्योंकि व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं कि मधु सर का व्यू क्या है मार्केट को लेकर। मार्केट मौजूदा लेवल्स पर आकर निवेशक थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। मार्केट पे कोई बबल लाइक सिचुएशन तो नहीं बन रही? क्या सब कुछ ठीक है, और अगर हाँ तो फिर आउट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं चल रहे मार्केट्स? तो रजत, मैं अगर मार्केट का असेसमेंट करूं तो देखिए, पिछले 2-3 सालों में बहुत पैसा बना है। एक साधारण इन्वेस्टर का भी बहुत पैसा बना है, और जिन्होंने भी मार्केट में वो कोविड के लो के टाइम इन्वेस्ट किया था, उसके आजू-बाजू इन्वेस्ट किया था, उनका बहुत पैसा बना है। तो मैंने 30-32 साल के अपने करियर में ये देखा है कि जब इतना अच्छा पैसा बनता है लोगों का, तो हर आदमी ये टाइम को एक्स्ट्रापोलेट करता है कि ऐसा ही टाइम चलता रहेगा। पर ये मार्केट्स में नॉर्मली होता नहीं है कि जैसा 3 साल अगर 50-50, 60-60% रिटर्न आ गया, तो अगले 3 साल भी वैसा ही आएगा, राइट? तो पहला मुझे लगता है कि जैसे आपने बबल की बात करी, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सी डेफिनेटली रजत, मैं बोलूँगा नहीं कि पूरे मार्केट में बबल है, क्योंकि पूरे मार्केट का वैल्यूएशन उतना स्क्रीमिंगली हाई नहीं है। और अगर आप देखोगे लास्ट 2 साल में निफ्टी में तो बहुत कम रिटर्न आए हैं। मतलब 5-6% ही बढ़ी है निफ्टी फ्रॉम अक्टूबर ऑफ 2021 टिल नाउ। इवन लार्ज कैप, बड़े-बड़े बैंकों में, लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा रिटर्न नहीं है। जो एक्चुअली दिवाली हुई है, वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में हुई है, राइट? जहाँ पे कि किसी ने अगर अच्छी कंपनी पकड़ ली, तो उसके बहुत पैसे बन गए। मैं ये बोलूँगा कि अभी जो इन्वेस्टर घुस रहे हैं ना, ऑब्वियसली दे शुड ए एक्सपेक्ट मॉडरेट रिटर्न्स, दे शुड नॉट एक्सट्रापोलेट द पास्ट। बी, if you are individually investing on your own, then you should be very careful on select pockets जहां थोड़ा यूफोरिया के जैसा लगता है। जैसे केस इन पॉइंट, जैसे सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो अपने बॉटम के लो से 10-10, 15-15 गुना हो गई। इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा देता हूँ रजत। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का 2020 सितंबर को टोटल मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपया था, और जो अभी बढ़ के हो गया 45 लाख करोड़ इन मैटर ऑफ 3 इयर्स। तो पूरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज गॉन अप 3 टाइम्स बेसिकली। तो उसमें इंडिविजुअल कंपनीज तो 10, 12, 15 टाइम भी बढ़ गई है, 8 टाइम भी बढ़ गई है। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पब्लिक सेक्टर नहीं चलेंगे, वो जरूर चलेंगे। पर ऐसा नहीं कि कोई भी चीज जिसमें पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर चल रहा है, आप कोई भी चीज खरीद लो, राइट? तो दैट इज द पॉइंट नंबर 1। तो वी सेड टू थिंग: वन, मॉडरेट एक्सपेक्टेशन; सेकंड, बी केयरफुल इन सेलेक्ट पॉकेट; थर्ड थिंग, ये जो रजत है ना, आज इजराइल का वॉर है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। मार्केट कोई ना कोई तरीके से वोलेटाइल होंगे, और ये अपॉर्चुनिटी देंगे। हमारे को ये देखना है कि हमारे पास जब मार्केट घटते हैं, अगर घटते हैं तो क्या कारण से घटेंगे, ये मुझे ना आपको ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, राइट? ये इसराइल का कारण ही नहीं था 15 दिन पहले, अब ये नया कारण आ गया। तो मार्केट हैव देयर ओन टेंडेंसी टू फॉलो, राइट? माय पॉइंट इज कि कोई भी कारण से अगर बाजार घटेगा, राइट, एक ढंग का करेक्शन आएगा, तो इन्वेस्ट करने की ही अपॉर्चुनिटी है। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू इंडिया के ऊपर अभी भी काफी पॉजिटिव है, और मुझे अभी भी ये लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से
3 ईयर 5 ईयर टाइम फ्रेम में इक्विटीज स्टिल विल बी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस टू इन्वेस्ट मनी इन। पर सर जो इसराइल हमास का युद्ध है, हाँ सर ये भी इसी पॉइंट पे एक बार आपसे और क्लैरिटी, ये जो इसराइल हमास का युद्ध है ना, इससे ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े शेकआउट हो रहे हैं। क्रूड की चाल तेज उतनी तेज नहीं हुई, लेकिन हाँ ये समझ में आता है कि कोई भी डिपारे तो क्रूड खरीदा जा रहा है। सोने चांदी की कीमतें जो एकदम से टूटी थी वो फिर से बाउंस बैक कर रही हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स पे असर आ गया नेगेटिव। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है खाड़ी देशों में अगर तनाव बन गया तो? नहीं, ये तो कुछ भी मुसीबत हो सकती है रजत। मतलब देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि ये तो वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकता है। अर्ली टू मेक दैट जजमेंट, बट वी डोंट नो, राइट, कि ये तो किसी को नहीं मालूम है, इंक्लूडिंग आवर ओन प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो क्या तब्दील होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी इवेंचुअलिटी इस टाइप की होती है, आर वी प्रिपेयर्ड। तो अभी क्या है, बिकॉज इतना पब्लिक का पैसा बना है ना रजत, हर आदमी अभी यही बोल रहा है कि यार कुछ भी कर लो, सिर्फ 100% इक्विटी में डाल दो, लीवरेज कर लो, एफएनओ में डाल दो, मार्जिन फंडिंग कर लो। इतना बड़ा डेरिवेटिव में वॉल्यूम होना चालू हो गया, बिकॉज सबको ये इजी पैसा लगता है। मैं सारे दर्शकों को, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट नेगेटिव, मैं पर डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि ये वक्त जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध कुछ भी काम कर लो, राइट। आपको बहुत समझ के, बहुत सोच समझ के अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली इक्विटी में पैसा बनेगा। पर अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि बाजार जैसा लास्ट 2-3 साल था वैसा का वैसा रहेगा और मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। राइट, और ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता तो है। ये भी हाल में यूएस फेड चेयरमैन ने कहा है कि ब्याज दरें ऊपरी स्तरों पर रहेंगी। अगर आप सोचते हो महंगाई कम हो जाएगी, तो वैसे तो होने वाला है नहीं। एमपीसी पॉलिसी बैठक के मिनट्स जारी हुए थे, उन्होंने भी चिंता जताई कि ब्याज दरें एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगी। सर ये टेंशन कितनी बड़ी टेंशन है? 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5% के करीब है अमेरिका में, तो हमारे यहाँ क्या होगा फिर? रजत, ये सब इश्यूज है, पर ये मैं बोलूंगा कि ये जो ब्याज दर में मेरा व्यू है कि आज घटेगा या 6 महीने में घटेगा, यहाँ से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम घटने का चांस ज्यादा है, बढ़ने का चांस कम है। और जो स्क्रीन पे दिखता है ना रजत, दैट इज नॉर्मली वेरी वेल डिस्काउंटेड बाय द मार्केट। सो 5% इन अ वे इज डिस्काउंटेड बाय द मार्केट, अनलेस वी ऑल गेट कन्विंस कि अगले 2 साल भी ब्याज की दर नहीं घटेगी, तो वो बात अलग है। वो मेरा व्यू नहीं है अभी। मुझे लगता है ये ब्याज दर और इन्फ्लेशन को लेके जितना फियर ऑलरेडी हो चुका है ना, वो काफी हद तक के बाजारों में डिस्काउंटेड है। So I'm not exceedingly worried on this front. Now something happens in Gulf, because of this crude prices go up a lot, because of this freight cost go up a lot, and उसकी वजह से inflation में वापस कोई अपटिक हो जावे, तो I don't know. But as things stand, I would say those factors are maybe 80-90% discounted by the market. ओके, तो सारी मार्केट में बबल नहीं है, कुछ चुनिंदा पॉकेट्स बहुत तेजी से चल गई हैं, जैसे कि सरकारी कंपनियां, तो उन पे थोड़ा कॉशियस रहें। वो सारी सरकारी कंपनियां नहीं, कुछ चुनिंदा पॉकेट्स, और वो भी आपको दिख रहा होगा हाल फिलहाल में एकदम से करेक्ट होनी शुरू हो गई हैं। ऊपर से इसराइल हमास का युद्ध है, बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना है, ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं। सब कुछ अगर फैक्टर इन करके चलें सर, तो इसमें मैक्सिमम डाउनसाइड आपको कहाँ तक लगता है इंडियन मार्केट्स में, ताकि निवेशक धीरे धीरे करके खरीदते चलें? और क्या नेक्स्ट दिवाली तक उम्मीद करें कि यहाँ से तेज होंगे? क्योंकि अभी तो हम प्री इलेक्शन फेज में हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो आएगी जब इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे भारत में। तो वही है अरिजत, नेक्स्ट ईयर के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर कंट्री में रहती है, जिसकी हमको सबको आशंका है, राइट, हो जाएगी करके, तो मुझे लगता है फिर 5 साल रजत इंडिया का बहुत अच्छा टाइम है, यू नो। फिर मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन विद द वर्ल्ड। दुनिया में और कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां भारत की जितनी अच्छी चीजें हो रही है, जहां जीडीपी ग्रोथ रेट है, करेंसी अभी स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल है, सरकार खुद पैसा खर्चा कर रही है, पूरी दुनिया का पैसा यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले साल तक के तो श्योरली अपन ऊपर रहने चाहिए। ये एक इवेंट है, जो एक इवेंट रिस्क हमेशा रहता है, पर अगर ये इवेंट रिस्क में कुछ निगेटिव नहीं आता है तो मैं तो श्योरली बोलूंगा बाजार यहाँ से ऊपर होंगे नेक्स्ट ईयर। अच्छा सर, फिर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी अगर है मार्केट्स में, तो मधु सर फिर कैसे शेयर्स का चुनाव कर रहे हैं? अभी आप कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कुछ चीज़ें देख रहे हो, और किन पैरामीटर्स पे वो खरी उतरें तो फिर उसके बाद शेयर खरीदें? अगर आप
बता पाएं कि आप शेयर्स का चुनाव कैसे कर रहे हैं अभी? रजत भाई, मैं पहले बोलना चाहूंगा बिकॉज आपके काफी रिटेल लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं. सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना द एसेट एलोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन चूजिंग एनी इंडिविजुअल कंपनी. तो सपोजिंग आपका 100 रुपया है और 100 रुपया पूरा आपने इक्विटी में लगा के रखा है, या 80 लगा के रखा है, कि 60 लगा के रखा है, कि 40 लगा के रखा है, कि 30 लगा के रखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज आई टोल्ड यू that asset allocation depending on its own person's risk, people must first do that allocation. फिर आता है कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आप माहिर हैं, तो आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें. नहीं तो फिर आपको यू हैव टू पुट इट इन म्यूचुअल फंड. एंड इन म्यूचुअल फंड माय एडवाइस विल बी दैट यू स्टिक टू द top 3 or 5 performing mutual fund or top 3 or 5 best managed AMCs, right? Because they have the track record to deliver consistent return, right? Now comes that assuming that you are an investor who is investing on his own and who understands risk of investing, who understands risk reward, right? And यहाँ पे मैं आपको disclaimer देना चाहूँगा that whatever I speak may have vested interest, I may have buying or selling interest in these companies. So people must consult their own advisor before acting on my advice. So as I said, I'm broadly positive from a 3 to 5 year perspective. We are basically bottom up investors. So we do a lot of work on bottom up companies. However, we give weightage to whether that bottom up stock idea is coming from a sector which has a tailwind or sector which has a headwind. So let us say, supposing if I am able to identify a refinery stock for a minute, right? But I would say the sector has a headwind, so I may go slow. I may wait for the sector tailwind to convert in my favor and then buy these companies. So we look at sector tailwind and we look at individual companies which have got very strong balance sheet. They are operating in a very large business opportunities whose ROE, ROC, and cash flows are strong, and for some reason, which market keeps giving you a chance, they are available at reasonable valuation. The second thing which we look at is companies which are really really available at throwaway prices, wherein there is significant scope or event for turnaround, right? Because that is where I think one sizable money gets made. But we don't invest in these companies hoping that this will happen. We invest when our assessment is that this is very likely to happen. So I don't invest into any company thinking that 2 years down the line turnaround will happen. I invest only when I have enough evidence for me to get convinced that yes, it is very much possible that the turnaround will happen, right? Third point is basically आप कुछ भी कर लो, फाइनली आप पैसा तभी बनाते हो जब आपके पकड़ में राइट कंपनी आती है, राइट? एंड राइट कंपनी के लिए रजत काफी मेहनत करनी पड़ती है. इट्स नॉट एज इजी as it looks from outside, but we have been doing it for 32 years now. I still find that I am much more to learn than what I have learned in all these years. So you have to be coming back to sectors now. So I am broadly very positive on the overall infrastructure sector. I think a lot of balance sheets have got cleaned up significantly. As you are saying, whether you take power or roads or a lot of EPC companies or a lot of companies which have gone into renewable energy, etc., those companies look interesting to me. They are still looking positive. Second, I think pharma as a sector has underperformed quite a lot in the last 2 years. I think there will be select opportunities to invest from a 3 year perspective into select pharma companies. Third, I would say manufacturing theme, wherever you have valuation comfort, because with the China plus one, Europe plus one, and India ka PLI benefit, there are lots of sectors and companies which fall into this broader theme. Now the question is आपका खुद का कितना अंडरस्टैंडिंग है, आपका खुद का बॉटम अप कितना एफर्ट है, and then you pick up these companies. इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, चुनिंदा फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जिसमें पीएलआई के बेनिफिट मिल रहे हैं. आप पहले डिस्क्लेमर दे चुके हो, मैं व्यूअर्स को बता दूं
कि जो भी मधु सर बोल रहे हैं उसको नॉलेज पर्पस के लिए लें, वो किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है। उनको क्या पसंद है वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद आपको अपना ड्यू डिलिजेंस और खुद अपनी नॉलेज के आधार पर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मधु सर, आपका पोर्टफोलियो भी सार्वजनिक है। मेरा एक सवाल आपसे ये कि हाल फिलहाल में आपने एक कंपनी पे बेट लगाई, ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स। इसको एक एग्जांपल लेते हैं, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं फिर से बोल दूं, बिकॉज रेगुलेटरी कंसर्न्स की वजह से मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए पूछ रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के पीछे क्या सोच है, किस तरीके की कंपनी है, क्या कुछ देखा आपने जिसके कारण आप समझ रहे हो कि आने वाले समय के लिए आउट परफॉर्म कर Rajat, I'm सकती है? क्योंकि sorry, I do not discuss individual companies. We don't discuss because see, it's not that I don't want to discuss. The question is, Rajat, something happens tomorrow wrong in the company, and people who are listening to me, they may follow me, and something happens, I may sell, but I may not come to your TV channel to clarify what I spoke. So, which is why I don't speak. वो It इस समय basically सर falls into the overall theme which we discussed, the infrastructure theme, and basically we are quite positive on a transformer as a sector over the next 2-3 years. राइट, वो हर जगह था पोर्टफोलियो में, तो इसलिए मैंने पूछा क्वेश्चन। नहीं बट नहीं थीम्स जो आपने बताई, आप समझ गया ना मैं क्यों बोल रहा हूँ. राइट मेरे राइट, को क्या बिल्कुल है, सही। इंडिविजुअल कंपनी डिस्कस ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट वांट पीपल टू बी मिसलेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. राइट सर, ये जो अभी न्यू थीम्स जो डेवलप हो रही हैं मार्केट पे, जैसे कि कार्बन क्रेडिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आने वाले समय के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आपने बोला, इन पे क्या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अभी स्टॉक मार्केट में? इसमें रजत बहुत तेजी लगती है, बट दिस इज रियली लॉन्ग टर्म थीम. आई स्पोक इन द मीडिया अबाउट these 2-3 themes. One, I said that artificial intelligence will be a very big theme. Now, you may not get company which is doing artificial intelligence, but you will get companies which are using artificial intelligence to become more efficient. Like, I'm hearing that the drug discovery time will go down meaningfully because there is so much data which is available where people will be able to simulate, and they do not have to waste 5 year 10 year to get the result of the data. At least there will be some indication. So likewise there will be a lot of applications of artificial intelligence, and it is going to be a double edged sword, right? There will be benefits, and there are also going to be disadvantages to the companies who are not able to adopt or who will get impacted, who will get hugely impacted by this. So that's a point on carbon neutrality. Again, I'm very, very bullish from a medium long term perspective because I feel that the temperatures, the way they are rising in the world, and the way they are projected to rise, there is no choice but all governments and regulators will work in a very concentrated manner to ensure that humanity is saved and this problem is avoided. We are already seeing, if you see G20, 25% or 20% of the time actually went on discussing carbon neutrality and green energy, right? You are seeing so many initiatives being taken by the government itself. Green hydrogen, whether it is solar panels, whether it is everything, because they know it best, right? That is a big problem which is coming. Third, if I look at empirical evidence, whether you talk of Mukesh Ambani, you talk of Gautam Adani, you talk of Sajan Jindal, you talk of Elon Musk, or many more brighter industrialists, what are they doing? They are all talking of green energy. They are all talking of carbon neutrality, obviously. So they know how big this problem is. So I think this is a very big theme. And there will be a lot of direct beneficiary as well as there will be a lot of indirect beneficiary. So, for instance, the transformer sector we spoke is a very big indirect beneficiary of this theme because if there is going to be more renewable energy, which is going to be coming, you will need, of course, more transformers in times to come, right? So, I think these are two really large themes from a 5, 10, 15-year perspective. And any investor who does his homework will be able to get a lot of very good investment ideas. एंड रजत, वो पुरानी वाली बात को खत्म करते हैं अभी कि अगर बाजार में करेक्शन होता है ना, और आपको ये लार्जर थीम अगर पूरी ध्यान में आ गई और आपने काम करके रखा है, सो देन दोस करेक्शंस आर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस लॉन्ग टर्म थीम्स. और अगर निवेशकों ने ऑलरेडी पोजीशंस रखी हों या फिर इन्वेस्टेड हों पहले से ही फाइनेंशियल्स में, अभी तक तो रिटर्न नहीं दिया निजी क्षेत्र के बैंक्स ने, ऑटोज में चाल बन रही है,
तो अगर आप ये दो सेक्टर्स बता पाएं, फाइनेंशियल्स में सरकारी बैंक्स पसंद हैं या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स, और ऑटोज पे आपका क्या आउटलुक है? फाइनेंशियल्स में रजत हमारा व्यू पीएसयू बैंक के ऊपर बहुत पॉजिटिव रहा है. आई बीन वेरी वोकल. I think they are still very attractively available, and they should borrowing the short term where there is bond yield could impact their performance also 1 or 2 quarters. But I'm not talking of 1 or 2 quarters. I still feel there is a very good story. Even in private sector bank, there has been a lot of underperformance, specifically in the larger banks. So I expect even they would do well. They would do well, right? तो इसीलिए मैं रजत आपको बोल रहा हूँ ना कि ओवरऑल निफ्टी में भी ना, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स विच आर लुकिंग पॉजिटिव इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इवन ओवरऑल निफ्टी में भी ऐसा नहीं लगता कि कोई डूब जाएगा. देयर विल बी ओनली अ करेक्शन, राइट? यू नो, and auto stocks of course are doing well because of the festive season. Demand is very good, and wherever so I am a bigger fan of auto ancillary than direct auto because I find valuation comfort there, and there is a lot of export opportunity also into auto ancillary companies. So my major investment is on the auto ancillary side basically. मधु से, ये आईटी सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा? क्योंकि हमने देखा है पिछली 2 तिमाहियों से इनकी गाइडेंस आउटलुक जो मर्जी हो, लेकिन अभी ना सरेंडर नहीं कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स. मिसाल के तौर पे इन्फोसिस गाइडेंस कमजोर दी थी, लेकिन वो सरेंडर नहीं किया. एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने भी गाइडेंस कमजोर दी है, वो बर स्टॉक उस दिन पैसा चला था. बर पैसा भी और नहीं बन रहा है टीसीएस, ना रजत. हाँ पैसा नहीं बन हाँ, रहा है. वही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आने वाले समय के लिए आईटी के दिन मुझे सुधरते लगता है नजर आते वहां हैं? पे भी ना सेलेक्ट मिड कैप आईटी कंपनीज मुझे लगता है ज्यादा ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगी वर्सेस द लार्जर प्लेयर, जहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है ना, और जहाँ आपको बॉटम अप स्टोरी का पता है, वहां पे मुझे लगता है अगले 12-18 महीने में ज्यादा पैसा बनेगा. आईटी सेक्टर पर से मेरा ब्रॉड सेक्टर के ऊपर कोई विशेष व्यू नहीं है ऑनेस्टली. सर, रिटेल निवेशक जो है ना, वो अक्सर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि जब बाजार चलने लगता है ना, तो उसके बाद धमाकेदार रिटर्न्स कई कंपनियां दे जाती हैं. लेकिन जैसे का अभी बाजार है ना, तो उसमें फिर बहुत सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की पिटाई होनी शुरू होती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. आप बहुत ही बढ़िया शेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं, मल्टी बैगर बन गए कई वो शेयर्स. तो एक तो आप मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट में टिके रहना कितना ज़रूरी है, और टिके रहने का फॉर्मूला बताएं, क्योंकि जब गिरते हैं तो उसके बाद दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं. तो see, आप टिके तभी रह सकते हो रजत जब आपने अपना होमवर्क किया है, जब आपको कंपनी के ऊपर कन्विक्शन है, जब आप पूरा प्रोस्पेक्ट कंपनी का समझते हो, सेक्टर समझते हो. और वही मैंने बोला, ये थोड़ा मेहनत का काम है, ट्रिकी काम है, और ये थोड़ा समझबूझ का काम है, राइट? तो अगर आपका कन्विक्शन होगा ना, तो फिर आप नहीं हिलोगे. जैसे मैंने हमारे को कितने सारे शेयर हमारे भी आधे हो जाते हैं, मल्टीबैगर भी होते हैं पर आधे भी हो जाते हैं, राइट? पर अगर हमारा कन्विक्शन है तो हम खड़े रहते हैं. अगर हमारा होमवर्क बराबर किया हुआ तो खड़े रहते हैं. और अगर हमारी गलती हो जाती है तो हम भी शेयर बेच देते हैं. उसमें क्या है, गलती हो गई, हमने कोई मैनेजमेंट के ऊपर रॉन्ग कॉल ले लिया, कोई सेक्टर के ऊपर रॉन्ग कॉल ले लिया, कंपनी के ऊपर कोई रॉन्ग कॉल ले लिया, और हमने कोई आवेश में आके हम भी खरीदते हैं शेयर, कंपनी को आवेश में आके शेयर खरीद लिया पास्ट में, तो हम भी सरेंडर होके हम भी बेच जाते हैं. पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म खड़े नहीं रहोगे ना, तो आपको इक्विटी मार्केट का रियल जो जूस है वो नहीं मिलेगा. फिर आप पेरिफेरल रिटर्न तो कमाओगे, पर वो पेरिफेरल रिटर्न इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर ना. सी द रियल अपॉर्चुनिटी इन अ कंपनी. सी रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्या गलती होती है कि आपने 100 रुपए में कोई शेयर लिया और आपको 200 का भाव हो गया, तो आपको लगता है 100 टका बढ़ गया, मैं बेच देता हूँ, और फिर आप नया शेयर खोजते हो. तो जब ऊपर में तो आप बेच देते हो और नीचे में आप एवरेज करते हो, तो हमेशा आपके पास फिर वो गद्दे शेयर ही रह जाते हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू रिएक्ट टू द प्राइस. अगर कंपनी अच्छी है और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो भाव अगर नीचे भी जाता है तो यू हैव टू हैव द कन्विक्शन, और अगर भाव ऊपर भी जाता है तो यू हैव टू हैव द कन्विक्शन दैट यू नो, या ये 100 का 200 हो गया तो 200 का कभी 175 हो सकता है या 170 हो सकता है. तो दैट डजंट मीन आपको वो शेयर बेच देना है. क्योंकि एक जो बड़ी फैलेसी है ना, हम तो ये तो बेच देंगे और हमको कोई दूसरा मिल जाएगा, या हम जब करेक्शन होगा तो ले लेंगे. मैंने मेरी लाइफ में सब होते देखा नहीं है कि ज्यादा कोई करेक्शन वरेक्शन में बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है जो वही सेम शेयर खरीद सके.
और एक बार ही आपने जो भाव पे बेचा और एक बार शेयर उसके ऊपर चला गया तो फिर हिम्मत ही नहीं होती है किसी की दोबारा वो शेयर खरीदने की। तो मुझे ये तो यानी लगता है कि कि आप अपना होमवर्क प्रॉपर करें। पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ही ज़्यादा बनाने को होता है, पर आपका होमवर्क बराबर होना चाहिए, आपका सेक्टर आइडेंटिफिकेशन बराबर होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट का आइडेंटिफिकेशन बराबर होना चाहिए और आपको एक प्रॉपर वैल्यूएशन में लेना चाहिए। और नॉर्मली व्हेन यू मेक मनी इन लॉट ऑफ दिस स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी, जब रजत सेल लगा होता है ना, उस समय जब आप खरीदते हो तो ये कौड़ियों के दाम में मिलते हैं। राइट, तो बेहतर शेयर सही भाव पे सही समय पर उसका चयन अगर आप करोगे तो स्टॉक मार्केट में जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे, लंबे समय तक टिके रहना है बस, और नियमित निवेश करते चलो। अगर इक्विटी में नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट इक्विटी में नहीं तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। मधु सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, मजा आ गया आपसे बात करके। एक बार फिर से दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, Rajat. Thank you so much, and Diwali, happy Diwali to all of you. Thank you so much.